हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज स्टडी विद मी। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 विपिन चंद्रा जी की हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बुक से। आप जानते ही हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे रिलायबल बुक विपिन चंद्रा जी की ही मानी गई है। इसमें हर चीज़ बहुत डिटेल में दिया गया है। मैंने डिसाइड किया है कि चैप्टर वाइज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसमें जितने चैप्टर हैं उसी के हिसाब से आगे हम पढ़ेंगे। चैप्टर 1 की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ और चैप्टर 2 काफ़ी लेंदी चैप्टर है, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, काइंडली आप उसको जाके देखें। आई होप आपको सब कुछ एकदम क्लियर उसमें मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपके सामने रख रही हूँ पार्ट 2। तो चलिए लेट नहीं करते, फटाफट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 टॉपिक है इंडियन स्टेट्स एंड सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी। इंडियन स्टेट्स के बारे में मैं आपसे बात कर चुकी हूँ चैप्टर 2 के पार्ट 1 में कि 18th सेंचुरी में कौन कौन सी स्टेट्स थीं। आज मैं आपसे बात करूँगी कि 18th सेंचुरी में सोसाइटी का स्वरूप कैसा था, उस समय का जो समाज था वो किस रूप में था, और पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सामने एक वास्तविक रूप रख सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे जो टॉपिक्स हैं जो चैप्टर 2 के मतलब जितने पॉइंट्स हैं जो ब्लैक में है वो मैं चैप्टर 1 पार्ट 1 में पढ़ चुकी हूँ, चैप्टर 2 के पार्ट 1 में आपको बता चुकी हूँ। और आज हम ये जो रेड वाला मार्क है ये है चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट, जो आज आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी। ओके, ये तीनों पार्ट आज डिस्कस होंगे। सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल, एजुकेशन, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। चलिए लेट नहीं करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। 18वीं सदी में यदि हम सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट बिपिन चंद्रा जी ने जो डिस्कस किया है वो है फेल टू मेक प्रोग्रेस इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली। मतलब क्यों उस समय का समाज इकोनॉमिकली या सोशली फेल हो गया प्रगति करने में, और कारण था एकमात्र पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से ही उस समय का जो सोसाइटी था वो प्रोग्रेस नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत से युद्ध हुए। सेंटर की गवर्नमेंट जैसे ही कमज़ोर पड़ी, यानी औरंगज़ेब के जाने के बाद जिस तरह से मुग़ल साम्राज्य का डिक्लाइन होने लगा, तो जितने भी ज़मींदार या छोटे छोटे ग्रुप के राजा महाराजा जो थे वो आज़ाद होने लगे और आपस में ही उन लोगों का संघर्ष शुरू हो गए। इसी वजह से शायद उस समय का सोसाइटी प्रोग्रेस ही नहीं कर पाया। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रॉस्पेरस सिटीज़ वर सेक्ट एंड डिवास्टेड। देखिए उस समय जो भी प्रॉपर ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर सिटीज़ थी, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग सिटीज़ थी, उनको इतना लूटा गया है, कई बार उनको बर्बाद किया गया है। आप चाहे मोहम्मद गौरी की बात करें, चाहे नादिर शाह, चाहे अहमद शाह अब्दाली, ये तो खैर बाहर से आए हुए आक्रमणकारी थे, लेकिन अपने ही देश में कई ऐसे समुदाय या कई ऐसे ग्रुप बन गए थे जो आए दिन किसी ना किसी तरीके से लूटपाट करते ही रहते थे। तो इस तरह से जो भी मतलब प्रसिद्ध सिटी थी, प्रसिद्ध शहर थे, उनमें आए दिन खून खराबा होता ही रहता था। तो ये भी बहुत बड़ा कारण बना। एक्सट्रीम पॉवर्टी फॉर पुअर एंड एक्सट्रीम रिच फॉर रिच सेक्शन, ये तो खैर आज की भी व्यवस्था है। गरीब ज़रूरत से ज़्यादा गरीब है और अमीर अमीर ज़रूरत से ज़्यादा अमीर है। उस समय भी यही हालात थे। चलिए आगे देखते हैं। एग्रीकल्चर वॉज टेक्निकली बैकवर्ड एंड स्टैगनेंट। देखिए ये नहीं हम लोग कह रहे, या ये बिपिन चंद्रा जी नहीं कह रहे कि किसान कमज़ोर था। हमारे किसान बहुत ही मेहनती थे और उस समय भी बहुत हार्ड वर्कर थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो आज भी उसी ट्रेडिशनल मेथड से खेती कर रहे थे जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा पुरानी थी, और इसी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। और जो खेती थी वो वैसी की वैसी ही स्टैग्नेंट हो गई। मतलब जो भी उसका कृषि से उपज मिलती थी वो उपज बढ़ ही नहीं रही थी, उतनी ही थी और बैकवर्ड होती जा रही थी। ठीक है। विलेज वर लार्जली सफिशेंट टिल द ब्रिटिश। देखिए ये लाइन बहुत
समझने की है कि जो गांव थे फिर भी सेल्फ सफिशिएंट थे। कारण था किसानों का मेहनती होना, और वो बहुत मेहनत से काम भी करते थे और सेल्फ सफिशिएंट थे, लेकिन तभी तक थे जब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया रूल स्टार्ट नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है इंडिया वॉज नोन एज सिंक ऑफ प्रीशियस स्टोन। ये तो एकदम सबको, पूरे मतलब वर्ल्ड को जैसे इस बात का मालूम था कि भारत जो है उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात और बहुत ही खजाना है, इसीलिए तो बहुत सारे आक्रमण हुए हैं भारत पर। और यहाँ हर तरह की औषधि उपलब्ध हुआ करती थी, मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ उपलब्ध हुआ करते थे। ये भी एक रीज़न था कि बाहर के जो शक्तियाँ थी वो भारत की तरफ अट्रैक्ट होती थी। एक्सपोर्टेड मोर देन इट इम्पोर्टेड बिफोर ब्रिटिश रूल। हम 18वीं सदी में जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर नहीं गए थे, इंपोर्ट करते थे कम लेकिन एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे। इसका मतलब ट्रेड में हम अच्छे थे, ठीक है, जब तक ब्रिटिश रूल नहीं आया था। उसके बाद सी ट्रेड जो है एक्सपेंड हुआ था, सी ट्रेड बड़ा था, लेकिन लैंड रूट में गड़बड़ आ गई थी। तो एक तरफ तो अच्छा हुआ था कि भाई जब समुद्री व्यापार बढ़ने लगा तो व्यापार आगे और प्रोग्रेस करता, लेकिन जो लैंड रूट था वो गड़बड़ होने लगा था ड्यू टू अफ़गानिस्तान और पर्शिया रूट की वजह से। वहाँ पर भी आए दिन मतलब अटैक कर दिया जाता था व्यापारियों पर, उनका लूट लिया जाता था माल वगैरह, इस तरह से नुकसान होता था। अब आप समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये पॉइंट इस बात को बिल्कुल साबित कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो था हमारे देश में एक्सटेंसिव था, बहुत मतलब बहुत तरह के उस समय हाथ से बने हुए काम यहाँ बहुत मशहूर थे, बहुत तरह की कारीगर थे जो कि पूरे भारत में ही नहीं वर्ल्ड में, संसार में उनका बहुत नाम था। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर ऑफ कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि लार्ज स्केल में बनते थे, कॉटन बनता था, सिल्क फैब्रिक बनता था, शुगर थी, जूट था, डाई था। डाई कौन सा वाला जो कलर करते हैं? नहीं, वो नहीं था। डाई इंडिगो, मतलब ये नेचुरल एक डाई था, ठीक है। मिनरल्स एंड मेटालिक प्रोडक्ट था। और हम लोग टॉप थे शिप इंडस्ट्री में 18th सेंचुरी में। हम लोग का जो शिप इंडस्ट्री था, चाहे वो मेकिंग था, चाहे वो मतलब हम यहाँ पे जो मैकेनिक थे, वो शिप के बारे में उनकी नॉलेज इतनी वास्ट थी कि इवन ब्रिटिशर्स भी ज़्यादा भरोसा भारतीय जो टेक्नीशियन थे उन पे करते थे, ठीक है। और ये है इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और ये हमारे भारत के थे सब। देखिए ढाका, मुर्शिदाबाद, पहले ढाका और मुर्शिदाबाद भारत का ही तो हिस्सा था। फिर पटना, सूरत, भरूच, चंदेरी, बुरहानपुर, जौनपुर, वाराणसी, लखनऊ एंड आगरा, ये सारे जो प्लेसेस थे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ठीक है, समझ रहे हैं तो आपकी कितनी अच्छी स्थिति थी उस समय व्यापार की। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये स्थिति तब तक थी जब तक ब्रिटिश रूल नहीं आया था, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन कैसी थी 18th सेंचुरी में? देखिए एजुकेशन जो थी, अगर एजुकेशन बहुत अच्छी होती, डेवलपिंग होती, उसमें प्रोग्रेस होता, तो शायद हम लोग बहुत पहले ही अपने मतलब उचित प्रोग्रेस कर चुके होते, ठीक है। तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि भारत में उस समय एजुकेशन तो थी, पढ़ाई तो चल ही रही थी, वो तो वैदिक समय से पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। लेकिन दुख की बात यह है कि वैदिक समय में जो हम लोग गुरुकुल में जाके शिक्षा लेते थे वो ज़्यादा भली थी जो कि 18वीं सदी में मतलब शिक्षा का हाल हुआ था। यहाँ पे जो नवाब थे और जो किंग्स थे वो मतलब पैसा तो देते थे पढ़ाई के लिए, लेकिन उसकी प्रोग्रेस के लिए लोड नहीं लेते थे, समझते नहीं थे कि किस तरह से इसे प्रोग्रेस किया जाए, उस तरफ वो लोग कुछ करते नहीं थे। इसीलिए हम लोगों का जो शिक्षा के क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं हो पाया था एकदम 18वीं शताब्दी में। हम लोग उसी तरह ट्रेडिशनल वे में ही शिक्षा पा रहे थे, मोस्टली कन्फाइंड टू हायर क्लासेस। ये बहुत बड़ी कमी थी भारत की संस्कृति की। यहाँ पर कास्ट में जो बटे होने की वजह से हायर और लोअर कास्ट हम लोग बहुत नुकसान में रहे। उस समय भी जो हायर क्लासेस थी सिर्फ वही एजुकेशन पा सकती थी और लोअर कास्ट नहीं, वो अलाउड ही नहीं थे स्कूल के अंदर। फिर गर्ल्स का तो पूछे ही मत, गर्ल्स तो बेचारे
एजुकेशन उस समय ले ही नहीं सकती थी क्योंकि एजुकेशन उनके काम की ही नहीं थी। उस समय लोग ये सोचते थे। लेकिन कुछ हायर क्लासेस की बच्चियां थी या लेडीज़ थी या गर्ल्स थी जिनको एजुकेशन मिल जाती थी। हो सकता है उनके घर पर ट्यूशन्स दिया जाता था या घर पे ही पढ़ाया जाता था, क्योंकि बाहर निकलना तो औरतों का थोड़ा सा उस समय भी नहीं माना जाता था। अच्छा, ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उस समय की सोशल और कल्चरल लाइफ हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी बेटर थी। पूरा डिट्रॉइट उसका सिचुएशन नहीं था, पूरा ख़राब नहीं था, थोड़ी बेटर सिचुएशन थी क्योंकि फ्रेंडली रिलेशंस थे हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। मतलब उतना झगड़ा नहीं था, रिलेशंस अच्छे थे। झगड़ा सिर्फ पॉलिटिकल सीट्स पे जो बैठे होते थे उन्हीं लोगों में था, जैसे आज की डेट में भी है। ठीक है। हिंदू राइटर्स रॉट इन पर्शियन एंड मुस्लिम रॉट इन हिंदी। पर्शियन लैंग्वेज मुग़लों की लैंग्वेज थी, या ये कह सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की पर्शियन थी, और हिंदी जो थी वो लोकल लोगों की बोलने की भाषा थी। ठीक है। तो हिंदू राइटर जो थे वो पर्शियन लैंग्वेज में बुक लिखना पसंद करते थे, नया कुछ सीखने की कोशिश करते थे, और मुस्लिम हिंदी में। दे रिस्पेक्ट ईच अदर रिलीजियस फीलिंग्स। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। इन्हीं सब बातों की वजह से शायद फिर भी हमारा देश बच गया था। सम मुस्लिम रूलर्स एंड नोबल जॉयफुली ज्वाइंड ऑल फेस्टिवल्स। कई आप ऐसे राजाओं के और नवाबों के नाम सुनेंगे इतिहास में जो हर तरह के त्यौहार में मिलकर शामिल होते थे। मूलतः जो स्थिति थी वो पुरुष प्रधान समाज था, पैट्रियार्कल था, जहाँ पे पितृ के नाम से ही, पिता के नाम से ही वंश माना जाता था। बट केरला में एक नायर वंश था जिसने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश किया था। वो माट्रिलिनियल के मत से चला, जहाँ पे वो माता के नाम से जाना गया। ठीक है। वुमेन फ्रॉम लोअर कास्ट वर्क आउटसाइड बट अपर क्लासेस वर नॉट। देखिए, मतलब ये था समाज उस समय भी अपनी सहूलियत के हिसाब से नियम बदलता था, और आज भी वही होता है। मतलब लोअर कास्ट की औरत स्कूल के अंदर पढ़ने नहीं आ सकती, लेकिन लोअर कास्ट की औरत अंदर आके साफ सफाई कर सकती है। ठीक है। ये सोच उस समय के समाज की थी, और ये सोच ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल कंट्री, इस बात में कोई दो राय नहीं थी। विद ब्रॉड कल्चरल यूनिटी, ये बात भी सही थी कि कल्चर तो बहुत तरह के लोग थे, बहुत धर्म, बहुत तरह के दीन दुनिया मज़हब थे, लेकिन नो यूनिफॉर्मिटी, लेकिन अनेकता में एकता वाली बात नहीं थी। ठीक है। पीपल वर डिवाइडेड इन रिलीजन, लोग बटे हुए थे, लाखों करोड़ों लोग, उन करोड़ों का अलग अलग धर्म, अलग अलग ट्राइब से, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कास्ट। जब इतनी सब चीज़ें भांति भांति की थी, अलग अलग थी, तो कैसे यूनिटी आ सकती है। ठीक है। कास्ट वॉज सेंट्रल फीचर ऑफ इंडियंस, ये सबसे बड़ी कमी थी, और ये सबसे बेसिक जो पॉइंट था इंडिया का, कास्ट वो उनका सेंट्रल फीचर रहा उस समय। एज हिंदू डिवाइडेड इन मैनी कास्ट, हिंदू बहुत सारी कास्ट में बटे हुए थे, अलग अलग रिचुअल थे। एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचेंगे तो वहाँ अलग रिचुअल्स थे, अलग ईश्वर को मानते थे। लेकिन मुस्लिम भी इस चीज़ से अछूते नहीं थे, उसमें भी प्रॉब्लम था। वो शिया और सुन्नी को लेकर आपस में उलझ जाते थे। तो इस तरह से 18वीं शताब्दी में जो लोग मौजूद थे, चाहे वो ईरानी हो, अफ़गानी हो, तुरानी हो, या हिंदुस्तानी मुस्लिम हो, सब नोबल्स आपस में, मतलब उनकी कोई राय या मतभेद होता ही रहता था। ये सिचुएशन थी उस समय की। चलिए आगे देखते हैं। नो इंटरकास्ट मैरिज, नो विडो रीमैरिज एंड मैनी सोशल एविल्स। उस समय बहुत बुराइयां थी समाज में इन सब चीज़ों को लेकर, कि मतलब पुरानी दकियानूसी बातों को लेकर जो कोई भी हटाना नहीं चाहता था। जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आप विडो रीमैरिज नहीं हो सकती, चाहे छोटी सी बच्ची की शादी कर दी और वो विधवा हो गई है तो वो मतलब बहुत कठिन ज़िंदगी जिएगी। वुमेन एंड लोअर कास्ट फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स। औरत और जो निचली जाति के लोग थे उन्होंने तो बहुत सारी अड़चनों का सामना किया है।
कई समय तक, कई कालों तक, और इवन ब्रिटिश पीरियड भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं कर पाया, क्योंकि ब्रिटिश का काम ये था, उनका तो सिर्फ उद्देश्य था भारत को किस तरह से लूटकर अपने देश को या अपने स्वार्थ को भरपूर मतलब कंप्लीट करना है, परिपूर्ण करना है। उन्हें यहाँ पे मतलब इंटरेस्ट नहीं था कि भारत में वो कल्चर की उसमें कुछ सुधार कर पाएँ। कल्चरल एक्टिविटीज़ वर देयर, ये एक अच्छी बात थी कि कल्चरल एक्टिविटीज़ थी, और ये हुई थी केरला में। एक बहुत अच्छे राजा हुए राम वर्मा, जिन्होंने मतलब बीड़ा उठाया, कल्चरल एक्टिविटी को बढ़ावा दिया, मलयालम लिटरेचर को बढ़ावा दिया, हर तरह का लिटरेचर, चाहे ड्रामा, डांस और ये कथक लिटरेचर, इन सबको डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान उन्होंने निभाया, राम वर्मा जी ने। और कमज़ोरी जो भारत की कई कालों में रही वो थी कि वीकनेस थी, और वो स्पेशली वीकनेस किस में थी? साइंस की फील्ड में थी। शायद यही हमारा सबसे बड़ा जो मतलब कारण बना है हमारे पिछड़ेपन का, वो ये था कि हम एजुकेशन में ट्रेडिशनल वे से ही चल रहे थे और साइंस को अडेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे या नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है, इसकी वजह से इंडिया फार बिहाइंड द वेस्ट, हम वेस्ट से बहुत पीछे पिछड़ चुके थे उस समय। ठीक है, तो आज के चैप्टर में बस यही हमने पढ़ा है कि उस समय का जो समाज था, एजुकेशन थी, कल्चर था, उसका क्या स्वरूप था। और मेरी कोशिश है कि आपको मैंने बहुत ही सरल लैंग्वेज में उस समय का एक पिक्चराइजेशन आपके सामने रखा है। आई होप आपको पसंद आया होगा। यदि आपको कोई भी सजेशन देना है तो भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक करें और पसंद करें, सब्सक्राइब करें, इससे मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे भी आपके लिए कुछ अच्छे वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। इसके लिए मुझे थोड़ा सा आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, सो डू लाइक एंड डू शेयर। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट गाइस, बाय बाय।